नमस्कार दोस्तों, मोनू हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं घटना चक्र। घटना चक्र में आदिकाल में ये दूसरा वीडियो है। इतिवृत्त और आलोचना का समावेश के रूप होने से यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य इतिहास के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब यहाँ हम देख लेते हैं किस विद्वान ने क्या नाम दिया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया आदिकाल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध एवं सामंत युग नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद वीर काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल एवं संधि काल, डॉक्टर मोहन अवस्थी आधार काल, ये विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। और अगला प्रश्न तीसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास को चारण काल निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा? सबसे पहले कहा चारण काल तो कहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और राम कुमार वर्मा ने भी कहे हैं चारण काल एवं संधि काल, लेकिन उनके बाद में कहे हैं। अगला प्रश्न है चौथा, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा। अगला प्रश्न है पांचवा, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? आदिकाल को चारण काल, वही प्रश्न से हुआ है, लेकिन इसमें राम कुमार वर्मा जी साहित्य इतिहास के लेखन में कहा है राम कुमार वर्मा। अच्छा, वो है नहीं, ग्रियर्सन नहीं है। आदिकाल का नामकरण संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? बीज वपन काल यही अशुद्ध है। मिश्र बंधु बीज वपन काल, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत राहुल ठाकुर, संधि एवं चारण का राम कुमार वर्मा, वीरगाथा का रामचंद्र शुक्ल, सही है। सातवां देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहने वाले वीर काल किसने कहा? वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो वीर गाथा काल नाम देने वाले हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? फिर वही प्रश्न रिपीट हुए हैं बार बार, ये TGT 2011 में पूछे गए हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इसके बाद हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदी साहित्य का प्रथम काल को आदिकाल किसने नाम दिया? प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया हजारी
प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? प्रारंभिक काल का आदिकाल नाम वही हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? वही प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आदिकाल का नहीं है? कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, चारण काल ग्रियर्सन, गद्य काल नहीं है। सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने दिया है। गद्य काल नाम नहीं है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो ये प्रारंभिक काल जिसने गणपत चंद्र गुप्त ने दिया है, विकल्प में है ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को फाल्स माना गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? तो गोरखनाथ का जन्म 11वीं शताब्दी पीताम्बर दास बर्थवाल मानते हैं। राहुल साकृत्यायन 845 मानते हैं, जबकि राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी में मानते हैं। हजारी प्रसाद 9वीं शताब्दी में, पीताम्बर दास बर्थवाल 11वीं शताब्दी में मानते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल दिया है। 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। 4 राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग दिया है। और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कूट है तो कुछ लगा लीजिए। बता दिया हमने उत्तर इसका। इसमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किया है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये गद्य साहित्य, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रचार प्रसार, वर्तमान गद्य आदि नामक से विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अच्छा ये हो गया। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 700 से नहीं, अच्छा ईस्वी में इधर भी है। 693 ईस्वी में माना है। 693 से 1693 ईस्वी तक ही, इसलिए इनके कुछ विद्वान अधूरा इतिहास भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा थी पाली। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित रचना यही है, भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 में लिखी गई है। मुंजिन विजय। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी? फिर वही प्रश्न आया है, भारतेश्वर बाहुबली रास। ए। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। तो शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास है। पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूरी की रचना है। पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूरी की रचना है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है।
तो लोक भाषा का ढोला मारुआ दोहा को माना जाता है। इसको लोक भाषा का ढोला मारुआ दोहा 11वीं शती में रचा गया। अभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो अभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है। अवहट भाषा का तात्पर्य है अवहट भाषा का तात्पर्य है ग्रामीण अभ्रंश, मतलब अवहट ग्रामीण अभ्रंश का विकृत रूप है। अवहट अभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसमें अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहते हैं। अवहट अपभ्रंश की आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक अवतरित हुआ है। अवहट को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अब्दुर्रहमान या अब्दुल रहमान संदेश रासक, दामोदर पंडित, उक्त विक्त प्रकरण, जटेश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता आदि हैं। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा के लिए शिक्षा मिलता है अवहट में। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। चर्या गीत और दोहा कोश सरहपा करने वाले हैं। अगला 32 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? तो यह है पुतिलपा योगी है। ये मणिभद्रा, कनकलपा, लक्ष्मीकरा और कनकलापा, ये सब योगी हैं। मेखलापा, ये सब योगिनी है। अपभ्रंश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। प्रथम कवि ज्यादातर लोग सरहपा को मानते हैं। अगला, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो यह गणपत चंद्र गुप्त जी ने माना है सालभद्र सूरी को प्रथम कवि। अगला प्रश्न आते हैं 35 नंबर। सिद्धों की प्रथम कवि, सिद्धों का प्रथम कवि, सिद्धों में प्रथम कौन है? तो सिद्धों में प्रथम सरहपा हैं। सिद्ध कवियों में से कौन सा सर्वप्रथम माने जाते हैं? वही फिर सरहपा। सिद्धों के सबसे पुराने तो लूहिपा थे, नहीं सरहपा है। सबसे पुराने सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। 39 नंबर। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? वही बार क्वेश्चन है, वो सरहपा है। अगला 41 नंबर। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? तो स्वयंभू को प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। सहजयान के प्रवर्तक, तो सहजयान के प्रवर्तक सरहपा है। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन सा कथन सही है? ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है, ये भी गलत है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। सिद्धों की वाणियों सांकेतिक नहीं है। तो इसका उत्तर ए है। 1 और 3 सही है। ब्रजयान से आकर महासुखवाद में प्रवर्तन हुआ सिद्धों की, और सिद्धों
का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, इसको व्याख्या देख लेते हैं। सिद्धों से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों की साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद सिद्ध साहित्य उद्भव बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से हुआ है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं। सिद्धों की संख्या 84 है। इनकी भाषा संध्या भाषा कहलाती है। इन्हें सांकेतिक शब्द में प्रयुक्त हुआ है। अब 44 नंबर, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? सी नंबर, सरहपा से आरंभ हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। पुष्यपुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुण्यपुंड को हिंदी का प्रथम आलोचक शिव सिंह सेंगर ने माना है। इस सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं यहाँ सरहपा मच्छंदरनाथ, दोनों हो गया है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, यह कथन आचार्य हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके बाद अगला प्रश्न 48। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अगला, प्राकृताभास हिंदी से आशय है। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी में साहित्य किस विधान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया है। अगला प्रश्न, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को मानते हैं। पहली तावन अनुहरय गौरी मुह कमलास्य अद्यटी पुनि उन्मड़य पटियालिन चंद्रहास। तो यह पंक्ति किस कवि की है? पहली तावन अनुहरय, यह पंक्ति है हमारे हेमचंद की। पहली तावन अनुहरय हेमचंद की पंक्ति है। हेमचंद की और पंक्तियां हैं। भला हुआ जो मारिया विहंगी तुम्हारो पंथ, यह हेमचंद की पंक्ति है। रे मन करथि की आलड़ी विषया अच्छौ दूर, यह भी हेमचंद की है। आवहि जन्मय अनहिवी गोरी सुदिजहि कंत सिर जरखड़ी ओ लोअड़ी गढ़ मड़ियाड़ा न बीस, यह भी पंक्ति जो है हेमचंद जी की है। इसके अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि यहाँ स्वयंभू को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो रुक क्यों रहा है? 56 नंबर, इनमें से किस जैन कवि ने अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? मतलब किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो यह स्वयंभू को कहा जाता है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि है, तो अपभ्रंश का प्रथम महाकवि स्वयंभू है।
59 नंबर, स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? तो स्वयंभू की कृति का नाम है पोयम चरयू। पोयम चरयू किसकी रचना है? तो पोयम चरयू स्वयंभू की रचना है। 61 नंबर, किस इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई हैं? तो पोयम चरयू में लिखा है। अगला नंबर, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? स्वयंभू के रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है राहुल सांकृत्यायन ने। तिरसठ नंबर, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है भविष्यत कहा। अपभ्रंश का भवभूति किससे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो अब पुष्पदंत की रचना पोयम चरयू नहीं है। स्वयंभू की रचना है पोयम चरयू। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो स्वयंभू की रचना महापुराण नहीं है। महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत है। 67 नंबर, 68 नंबर, अमीर खुसरो किस भाषा से जाने जाते हैं? अमीर खुसरो तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ। चलो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण, अच्छा 69 नंबर, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन अमीर खुसरो का है। खुसरो की रचना खालिकवारी वस्तुतः तो यहाँ पर पद में से कोई नहीं है। अमीर खुसरो खालिकवारी कोश ग्रंथ है। इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी शब्द के इनमें से 337 शब्द अरबी और 475 शब्द हिंदी तथा 482 फारसी, 2 तुर्की के हैं। खालिकवारी खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली में। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? तो मुकरी लिखने का सबसे प्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया। निम्न में से कौन सा आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है? आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियों का मनोरंजन और लोक व्यवहार की शिक्षा है मुख्य उद्देश्य। 75 नंबर, आदिकाल में पहेलियां मुकरियां रचना करने वाले कौन थे? तो आदिकाल में पहेलियां मुकरियां लिखने वाले अमीर खुसरो हैं। जे हाल निष्किनी सगुन तगा फूल दुराय नैना बनाए बदिया प्रसिद्ध रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अमीर खुसरो को हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदि काल से संबंधित है। अमीर खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर का धर्मोपासक थे। यह पंग उक्ति किसकी है? यह उक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अमीर खुसरो को जनता का मनोरंजन करना था, जब कबीर धर्मोपासक थे। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। निम्न में से कौन सा शिलांकित कृति है? तो ये राहुल वेल है शिलांकित कृति। राहुल वेल किस तरह की रचना है? 80 नंबर में देख रहे हैं। राहुल वेल किस तरह की रचना है? तो राहुल वेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना है। कच्छुली राजवंश के 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन संबंधित ग्रंथ है। तो 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन कच्छुली राजवंश में राहुल वेल है। कुवलय माला कथा के लेखक हैं तो उद्योतन सूरी। कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर है। राहुल वेल चंपू में रोड़ा कवि है। अगला नंबर देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो व्याकरण रूप में उस व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा का। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार तो दामोदर शर्मा है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? वही क्वेश्चन उलट पलट के दिया जा रहा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल। 87 और 88 नंबर देखेंगे। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य या चारण साहित्य के नाम से जाना जाता है। डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी 84 सिद्धों की नहीं है? 84 सिद्धों में कौन नहीं है? कणापा है, कुकृपा है, विरूपा है, लेकिन सारंगधर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? ये तो 84 मानी जाती है। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में जो साहित्य लिखा जा रहा था वो जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता और अति रंजित पूर्ण वर्णन लिखा जाता आदिकाल में। 92 नंबर। रासो ग्रंथ की भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ जो है यह डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। निम्न में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? तो सिद्धों की वाणियों की भाषा संध्या है, संध्या भाषा है। निम्नलिखित में से 94 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रम अनुसार सही है? अब यह देखिए टफ क्वेश्चन है। विशल देव रासो, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर हमीर रासो, फिर कुमार रासो। इस प्रकार आए इसका क्रम। 95 आई, 94 और 95। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित
का वर्णन नहीं है, तो वीर गाथा कार्य में कौन सा वर्णन गलत है, यह देखना है। आश्रय धातुओं का रतिरंजन पूर्व वर्णन है। इतिहास और कल्पना का समाश्रित यह भी है। कृष्ण काल लीला का प्रतिपादन यह नहीं है आदिकाल में, ये तो भक्ति काल में है। युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन यह भी है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी। और यहाँ भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी है इसकी रचना। और बुद्धि रास के शालिभद्र सूरी हैं। पेधड़ रास मंडलिक है। जीव दया रास आगसु है। अब 97 नंबर, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 कालखंड किस को ग्रियर्सन ने किस नाम दिया, कौन सा नाम दिया? तो 700 1400 चारण काल। हाँ, लेकिन क्वेश्चन फालतू कैसे हुआ? 700 से 1300 तक सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। इसका आरंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो विशलदेव रासों में गेय शैली का प्रयोग हुआ है। 1155 नरप्रसंग नाल। विशलदेव रासों के रचनाकार हैं, तो ये नरपर है। विशलदेव रासों की पत्नी का क्या नाम था? राजमती, ये सही है। 101 में निम्नलिखित में से रासो ग्रंथ कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य है? प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य यही है विशलदेव रासो। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर न होकर श्रृंगार है? विशलदेव रासो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 नंबर, राजमती से रूठकर विशलदेव उड़ीसा चले गए थे। कहाँ? उड़ीसा। किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो यह है जगनिक का परमाल रासो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो परमाल रासो है। 106 में आल्हा और उदल चरित्र को वीरगीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि आल्हा और उदल के रखे हैं जगनिक। परमाल रासो के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आल्हा खंड नाम काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। 108 में परमाल रासो काव्य कृति किस कवि के नाम है? तो परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम जगनिक है। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों में वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, तो यह परमाल रासो जगनिक है। 110 में कवि जगनिक की रचना है, तो कवि जगनिक की रचना है आल्हा खंड।
जिसे परमार रासो के नाम से भी जाना। आला और उदल किस राजा के सामंत थे? तो आला और उदल जो है परमाल के सामंत थे। 112 में निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? तो जगनिक आदिकाल के कवि हैं। चलिए अगला 113 11 वर्ष लय कुकुर जिये और 13 वर्ष लय जिये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिये आगे जीवन का धिक्कार। यह आल्हा खंड में है। रासो काव्य 114 नंबर। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है। इसके अलावा दूसरा रस है। इस काव्य में कौन सा समावेशित है? ये श्रृंगार। इसमें छंद वैविध्य है। समांतर राजाश्रय में लिखे गए हैं, मुक्तक और प्रधान दोनों में है। समांतर दिगल भाषा में लिखा गया है। पुस्तक जलहन हथ दय चली गज्जन निपकाज। मैं जलहन को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो यह पृथ्वीराज रासो है। 116 में निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो यह जो है छंदों का अजायब घर इस पृथ्वीराज रासो को कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? वीरगाथा काल में प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है। 120 में पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक। तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। चंद्रवरदाई को प्रथम कवि कहा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य वही पृथ्वीराज रासो 121। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का कहता है चंद्रवरदाई। अब देखो टीजीटी परीक्षा 2009 में 11 में, पीजीटी में 5 में, 16 में, केवीएस प्रवक्ता में 14 में कितनी बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। 123 नंबर। आदिकाल में पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आदिकाल में पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि हैं? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 125। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। सी नंबर सही है। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज के पिता हैं सोमेश्वर।
पृथ्वीराज रासो के पिता पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। चलिए अगला 128 नंबर। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। इस कूट में सही उत्तर चयन कीजिए। विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, एक कृतियां मिलाना है। तो विशलदेव रासो नरपतमाल की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, परमाल रासो जगनी की है, खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। यह कूट दिया गया है, बी सही है। तो एक विशलदेव रासो नरपतमाल का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है, परमाल रासो जगनी का है, खुमार रासो दलपत विजय का है। मिला लीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 129 नंबर। खुमार रासो के रचयिता, तो खुमार रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा का उपलब्ध नहीं है, तो आदिकालीन में हिंदी काव्यधारा उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, लेकिन सिख साहित्य नहीं है। 131 नंबर। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो दोहा काव्य परंपरा का आरंभ जो हिंदू ने किया है। 80 नंबर है। 132 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो संदेश राशक वीर का आधा खंड है, भक्तमाल नाभादास का नहीं है। जयचंद्र चंद्रिका यह भी है, लेकिन जय भक्तमाल नाभादास का है। 1712 में 316 छप्पन 200 कवियों का परिचय दिया गया इसमें। 133 में से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रवरदाई, नाभादास, जगनी, दलपत विजय। तो ये है नाभादास नहीं है, भक्ति काल कवि है। 134 नंबर। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो आदिकाल की रचना है, ये सब तीनों रचनाएं सूरसागर बीजक कबीर की है, सूरसागर भ्रमरगीत, ये सब रचनाएं भक्ति काल की है, लेकिन आदिकाल की विद्यापति पदावली है। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है, आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। इनमें से विद्यापति के पिता का क्या नाम है? तो विद्यापति के पिता का नाम रमापति ठाकुर है। विद्यापति के पिता का नाम रमापति ठाकुर है। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। फिर 138 नंबर। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो विद्यापति के पद ज्यादातर मैथिली में रचित हैं। दानवाक्यावली के रचनाकार हैं, तो विद्यापति हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो विद्यापति को मैथिली भाषा का कवि मानते हैं। 141 नंबर। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो यहाँ है विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो यह है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है विद्यापति की रचना। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, या यह कथन किसका है? तो विद्यापति को सिद्धों की कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए आगे।
143। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में किया है? तो यह टिप्पणी उपयुक्त किसी के ने नहीं किया है, इसमें तो उत्तर है। विद्यापति इसमें से किस कवि की रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। 144 नंबर का। 145 नंबर, विद्यापति मैथिल कोकिल का उपाधि निम्नलिखित में से किस रचना पर दी गई है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि विद्यापति पदावली पर दी गई है। 144। चलिए 145। काव्य भाव और शरीर का सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति के संबंध में कथन है यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। देसिल वैना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध पंक्ति विद्यापति जी की है। देसिल वैना सब जन मिठा विद्यापति की पंक्ति है। 49 नंबर, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो ये है विद्यापति अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। विद्यापति किसके आश्रित थे? तो विद्यापति शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रित थे, इसलिए इस क्वेश्चन को फॉल्स माना गया है। 51 नंबर, विद्यापति में निम्नलिखित में से कौन सा नाम ग्रंथि साधकों में सम्मिलित नहीं है? तो ग्रंथि साधकों में सम्मिलित नहीं है जलंधर घाव, थरथरी। ग्रंथि साधकों में तो ये हैं कड़हपा, नहीं समझ, कड़हपा, सरहपा, लुयपा, डोंगीपा, कुकुरपा आदि सिद्ध साहित्य कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास जिन कवियों योगदान दिया उसमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद नाथ और चूड़शंकर नाथ और थरथरी और जलंधरी गीवा आदि प्रसिद्ध हैं। नाथ साहित्य में नाम अलग अलग विद्वान अलग अलग रूपों में दिए हैं। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुयपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध हैं? तो सिद्धों से है। निम्नलिखित में से किस का संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है? तो हिंदी साहित्य से किसका संबंध है? सरहपा, सबरपा, कुकुरपा का है, लेकिन गोपीचंद का हिंदी साहित्य से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 154 नंबर, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ है। 56 नंबर, नवनाथों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? ये है देवसेन नहीं सम्मिलित है। तो नवनाथ हैं रामकुमार वर्मा के अनुसार अलग है और गोरक्ष विजय के अनुसार है। रामकुमार वर्मा के अनुसार हैं आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, चरपड़नाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतहरि, गोपीचंदनाथ। लेकिन गोरख सिद्धांत के अनुसार है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपड़नाथ, जलंधरनाथ। 157 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नाथ पंथ में सम्मिलित कवि हैं? नाथ पंथ में सम्मिलित कवि हैं उपयुक्त में से एक से अधिक है। नागार्जुन, जड़भरत दोनों हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
58। नाथों की संख्या मानी जाती है, नाथों की संख्या 9। रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? तो 9। नाथ पंथ के प्रवर्तक बी और सी दोनों माना गया है। मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ दोनों को मानते हैं, कहीं गोरखनाथ कहीं मच्छिंद्रनाथ को मानते हैं। नाथ पंथ के प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ हैं, गोरखनाथ दोनों हैं। डॉक्टर नगर ने संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में यह स्पष्ट कथन है कि इस पंथ के नाथ पंथ चलाने में मच्छिंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। इसी पुस्तक में गोरखनाथ का परिचय देते हुए बताया है, गोरखनाथ साहित्य में आरंभकर्ता माने जाते हैं तथा ध्यावगत है कि मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे, ऐसा माना जाता है। गोरखनाथ पहले अनेक संप्रदाय सबका नाथ पंथ में विलय हुए। नाथ पंथ के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छिंद्रनाथ था। तो 163 में नाथ संप्रदाय हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ पंथ हठ योग का ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ होता है चंद्र। हठ योग का उपदेश किसने दिया? बंद करो। हठ योग का उपदेश किसने दिया था? हठ योग का उपदेश गोरखनाथ ने दिया था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। तो सिद्धों की साधना में शून्य पूरक तत्व था ब्रज। अगला क्वेश्चन 166 नंबर। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा कहा जाता है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य प्रथम कवि सरहपा, यह गलत है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पद दोहा में हुई है। सिद्ध साहित्य प्राण पिंगल भाषा में हुआ, यह सही है। अगला नंबर 68। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू सईद ने किया है। उससे पहले पार्श्वनाथ चरित के लेखक तो वादीराज हैं। पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादीराज हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को रचनाकार को सम्मिलित कीजिए। नीचे दे। पंडित सका संत बखाण जय विद और 12 मासले कुकुर जिये, ये तो जगनिक का है। और बड़ा इसमें चलो इस यहाँ से देखें तो क्लियर हो जाएगा। पंडित सल सत्य बखाण सरहपा का है। 12 मास कुकुर जगनिक का है। बड़ा कौशल राधे विद्यापति का है। जाति ओछा पोतो रैदास की। निर्भय भीम व्यायोग किसकी रचना है? तो निर्भय भीम व्यायोग रामचंद्र सूर्य की रचना है। बहत्तर नंबर। इनमें से कौन सा आदिकाल का कवि है? तो आदिकाल का कवि इसमें से है प्राणचंद्र चौहान। 73 नंबर। निम्न की रचनाओं में उसके रचनाकार को सुमेलित कीजिए। कूट प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि और कुमारपाल चरित। तो यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ में प्राकृत प्रकाश वरुचि की है। श्रावकाचार देवसेन के, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुत, कुमारपाल प्रदोष सोमप्रभ सूर्य की है।
यहाँ हमारा आदिकाल समाप्त होता है। धन्यवाद।